जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ेफान की इवल पावर्स को सप्रेस करते हुए उसकी तीनों कल्टीवेशन पाथ आपस में ही फाइट करने लगी, मगर ज़ेफान ने खुद की ही पाथ को चुनकर उन तीनों को अपना गुलाम बनाया और उसकी यही बात डा ऑफ हेवंस को जरा भी पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने ज़ेफान को खत्म करने के लिए थंडर ट्रिब्यूलेशन को भेज दिया। ज़ेफान इस पनिशमेंट को फेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर हेवंस ने उसकी कल्टीवेशन को डैमेज कर उसकी मॉर्टल बॉडी का खात्मा कर दिया। वही दूसरी तरफ डीमन किंग अपने ब्लड फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़ुलॉन्ग ड्रैगन को ब्रूटली खत्म कर चुका और तभी हेवनली ट्रिब्यूलेशन की आखिरी स्ट्राइक इमर्ज हुई, जिसने टियानिन टेम्पल और उसके आसपास के इलाकों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब आगे दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहला मैं आप लोगों को एक और कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कहानी है हमारे हीरो ज़ेओचिन की, जो कि गॉड्स की जनरेशन का सबसे पावरफुल गॉड था, लेकिन फिर एक दिन मिस्टीरियसली उसकी मौत हो जाती है। मगर ज़ेओचिन की कहानी इस मौत से खत्म नहीं बल्कि उल्टा शुरू हुई, क्योंकि 10,000 सालों के बाद वो दोबारा से रीइंकारनेट हो जाता है। मगर रीइंकारनेट होने के बाद ज़ेओचिन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इन 10,000 सालों में वो सारे के सारे गॉड्स और डीमन जो उसके साथ थे वो मारे गए। वो अब इस इंसानी दुनिया में अकेला गॉड बचा है। क्या वो अपनी फैमिली और लवर से दोबारा से मिल पाएगा? तो हम इस कहानी में ज़ेओचिन की इस एक्साइटिंग जर्नी को विटनेस करेंगे। हमने इस सीरीज के 3 सीजन्स को लॉन्ग वीडियोस में एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आप उसे देखना जरूर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो अब हम बढ़ेंगे अपनी जेड डायनेस्टी की वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवंस का खौफनाक नजारा दिखाया गया। मास्टर पूजिंग कह रहे थे कि ये तो हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन की 3rd स्टेज है। मुझे तो लगा था कि थोड़ी देर पहले ये खत्म हो गया, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। इधर हेवंस का आखिरी अटैक बड़ी तेजी के साथ टियानिन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर हो रही तबाही को देख सभी मॉन्क्स पैनिक हो गए और सिर्फ बुद्धा से रहम की गुजारिश करने लगे। वहीं पर मास्टर पूजिंग अपने टेम्पल को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो कह रही थी कि काश मैं इस भयानक ट्रिब्यूलेशन को सहन कर पाऊं। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें तुम लोगों को बचा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही उन्होंने उस ट्रिब्यूलेशन के सामने जाकर अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया था, जो कि एक माउंटेन से भी ज्यादा विशाल होगा। और अब वो फॉर्म अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों से उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को रोक रहा था, जो देख फाशियांग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था मास्टर मैं भी आपकी मदद करूंगा। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद सभी मॉन्क्स अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए रवाना हो गए। भले ही मास्टर इन्हें बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर बुद्धा के फॉलोअर्स कभी अपनों को अकेला नहीं छोड़ते। वो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मास्टर पूजिंग की हेल्प करने लगे। हालांकि इस ट्रिब्यूलेशन की प्रचंड शक्ति के सामने ये सब फीके पड़ गए। मास्टर पूजिंग भी बुरी तरह से घायल हो गए थे, साथ ही उनका धर्मा फॉर्म भी घुटनों पर आ गया। उसके हाथों के टुकड़े होकर हेवन उसे भी एब्जॉर्ब करने लगा। इस क्लैश में रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल ऑरा मीलों तक फैलने लगी, मगर हेवन बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो टियानिन टेम्पल की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने लगा। बड़े बड़े मैंशंस और टेम्पल क्रश होकर हेवन की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस तबाही के मंजर ने पूरे टियानिन को दहला दिया। और अब हमें एंशिएंट हेवनली स्क्रिप्चर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गोल्डन रोशनी पहुंच गई। उस स्क्रॉल पर कई सारे लोग मौजूद थे और अब ज़ेफान भी वहाँ पर आ जाता है। उसने देखा कि यहाँ पर वो सभी लोग मौजूद है जो उसके दिल के करीब थे। यहाँ पर ज़ेफान को सबसे आखिर में उसके मास्टर पूजी भी नजर आने लगे। ज़ेफान पीछे की तरफ जाते हुए खुद से ही पूछने लगा कि क्या अब मैं इन लोगों से कभी मिल नहीं पाऊंगा? क्या यही मेरा अंत है? और उतने में वो लोग उसे पुकारने लगे। ज़ेफान ने देखा कि मास्टर पूजिंग मौत के कगार पर पहुंच चुके, मगर वो अभी भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनका धर्मा फॉर्म टुकड़े टुकड़े होकर हेवन की तरफ जाने लगा। और अब यहाँ पर मास्टर पूजिंग ने भी हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसी वक्त किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम दोबारा से ज़ेफान को देख पाते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो उनके पास जाने ही वाला था कि तभी उसी के छोटू से फॉर्म ने उसे रोक लिया और ज़ेफान से पूछता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा क्या तुम यही चाहती थी? अब इसका कोई जवाब ज़ेफान के पास नहीं था। और उतने में वो बच्चा उसका हाथ थामते हुए कहने लगा कि इन सालों में तुमने कई सारे दुखों का सामना किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई
होगी, जिस पर ज़ाफ़ान कह रहा था वो सारी यादें बहुत ज्यादा कड़वी थी, मैं उन्हें भुलाना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही उसका फॉर्म सीधे उसके गले लग गया। अब ये देखकर ज़ाफ़ान काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो बच्चा उससे कह रहा था कि चलो घर जाने का वक्त हो चुका है, शायद तभी जाकर तुम्हें सुकून मिलेगा। और फिर उसके फॉर्म्स चेंज होकर ज़ाफ़ान दोबारा से अकेला पड़ गया। वो वहीं पर बैठकर काफी ज्यादा रोने लगा। उसे बस किसी का सहारा चाहिए था। और उतने में ज़ाफ़ान को उसके पेरेंट्स बुलाने लगे। वो कहते ज़ाफ़ान चलो घर जाने का वक्त हो चुका है। तो वो भी तुरंत ही उनका हाथ थाम कर उनके साथ निकल पड़ा। उसने ज़ाफ़ान को ये तसल्ली दी कि वो हमेशा उसके पेरेंट्स के साथ रहेगा, इसलिए तुम हमारी फिक्र मत करो। अब ज़ाफ़ान सोचता है कि अतीत को तो बदला नहीं जा सकता, मगर भविष्य को अभी भी बदला जा सकता है। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और फिर ज़ाफ़ान दोबारा से वापस आ गया। वो मास्टर पुज़ेंग को पीछे हटने के लिए बताकर सीधे थंडर की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर थंडर काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा था, मगर ज़ाफ़ान को अब इससे कोई खौफ नहीं। वो कहने लगा कि जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है, इसमें हमें कई सारे दुख और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता, और ये बात बस वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में दुखों के पहाड़ देखे हो। अगर मैं अभी हार मान लूं तो शायद मुझे कुछ पलों के लिए सुकून मिल जाए, लेकिन इस दुनिया का मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मैं चाह कर भी चुका नहीं पाऊंगा। यहाँ पर वो मास्टर पुज़ेंग को देख रहा था, जिन्होंने ज़ाफ़ान की मदद करने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। वो कहता है कि मैं इन लोगों के लिए आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, मैं आसानी से हार नहीं मान सकता। भले ही हेवन मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना करे, भले ये मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर दे, और चाहे ये मेरी बॉडी को तबाह ही क्यों ना कर दे, मैं कभी इन लोगों को अपने दिलों से मिटा नहीं पाऊंगा। और अब ज़ाफ़ान सीधे उस ट्रिबुलेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो अपने सामने आने वाले हर एक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो कहने लगा कि चाहे खुशी हो या गम हो, आसान हो या मुश्किल हो, ये सब मेरी जिंदगी से ही बिलोंग करता है। अब वो दोबारा से उसी हेवनली स्क्रॉल पर वापस लौट गया था। वो कहने लगा कि ये रास्ता मुश्किल तो बहुत है, मगर मैं एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। उतने में हमें ज़ाफ़ान के मास्टर टियान दिखाए गए। उनकी बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होकर टियानिन की तरफ आगे बढ़ रही थी, जो देखकर उनकी वाइफ काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। इधर एल्डर ज़ेंग भी इस नजारे को देखकर सोच में पड़ गए। हमें लिंगलोंग का स्टेचू भी दिखाया गया, जिसके सामने 9-tailed फॉक्स डीमन शाओ भी खड़ी थी। उसकी भी पावर अचानक से ही रिलीज होने लगी। वहीं पर जियू समझ गई कि ज़ाफ़ान मौत की कगार पर है, और उसे पसंद करने वाला हर एक बंदा उसकी मदद कर रहा था। वहीं पर टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स की पावर भी ज़ाफ़ान के सपोर्ट के लिए चली गई। भले ही ज़ाफ़ान अकेले इस सिचुएशन को फेस कर रहा था, मगर उसके सभी अपनों का उसे सपोर्ट है। वो सारी पावर ज़ाफ़ान के साथ एक होकर ज़ाफ़ान उस ट्रिबुलेशन को रोक रहा था। वो हेवन से कहता है कि इस विशालकाय अर्थ एंड हेवन में मैं ज़ैंग ज़ाफ़ान ही तेरा मुकाबला कर सकता हूँ, मैं कभी तेरे सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। यहाँ पर ज़ाफ़ान की डिवाइन पावर और थंडर ट्रिबुलेशन में भयानक क्लैश होने लगा। ज़ाफ़ान को दोबारा से वही हेवनली स्क्रिप्चर नजर आने लगा, मगर इस बार उस पर अकेला था। और फिर उसने भागती हुई जाकर एक चमकती हुई चीज को कैच कर लिया, जो कि है ज़ाफ़ान की मेस। उसने अपनी मेस की एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस ट्रिबुलेशन पर वार कर दिया। इसमें ज़ाफ़ान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद हमें किंगमेंग सेक्ट के एंसेस्टर और ब्लड डिवावरिंग बीड का मास्टर भी दिखाया गया। वो लोग ज़ाफ़ान से कह रहे थे कि तुम तो काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तुमने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की जिसे देखकर हेवन भी तुमसे जलने लगा। अब हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और अब इन दोनों एल्डर्स की ब्लेसिंग भी ज़ाफ़ान को हासिल हो गई। इधर ज़ाफ़ान के मजबूत इरादों ने फाइनली उस ट्रिबुलेशन की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद उस पूरी जगह पर एक अंधकार फैल गया। ये सभी लोग उस अंधेरे में पीछे जाने लगे, और वहीं पर ज़ाफ़ान ने बड़ी तेजी से जाकर एक ग्लोइंग चीज को पकड़ लिया। यहाँ पर हम ज़ाफ़ान की आंखों में पूरे ब्रह्मांड की झलक को देख सकते हैं, और अब दोबारा से सब कुछ रिस्टोर होने लगा। दरअसल ज़ाफ़ान ने समय के पहिए को पीछे घुमा दिया था। जो भी तबाही हेवनली ट्रिबुलेशन ने मचाई थी वो अपने आप ठीक होने लगी। और अब कहानी उसी जगह पर आकर रुक गई जहाँ पर ज़ाफ़ान पर बहुत ही तेज थंडर का मारा हो रहा था। उस जगह पर एनर्जी की काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, और फिर वो थंडर भी पास हो गया, जो देखते साथ ही टियानलिन टेम्पल के मास्टर ज़ाफ़ान को देखने चले गए। और पिछली बार उन्होंने देखा था कि ज़ाफ़ान मारा गया, मगर इस बार उनके सामने एक अलग ही नजारा था। वो देखते कि ज़ाफ़ान कल्टीवेशन में बैठा हुआ है, उसके पास तीनों कल्टीवेशन की पावर थी, साथ ही साथ यूनिवर्स की मिस्टीरियस ऑरा
की बॉडी में समाने लगी, जो देखकर ही मास्टर पुजिंग समझ गए थे कि ज़्याफान ने इस समय को पीछे कर दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तबाही मची थी उसे रिवर्स करना इम्पॉसिबल था। मगर ज़्याफान ही एक ऐसा शख्स है जिसने इसे पॉसिबल कर दिया। और अब ज़्याफान ने अपनी आंखें खोली, वो ब्रह्मांड के हर एक बदलाव को देख पा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर यिन और यांग, जो कि इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एलिमेंट्स थे, उन पर भी उसने काबू किया। मेरे ख्याल से ज़्याफान ने कल्टीवेशन की निर्वाणा स्टेज को हासिल किया है, और ये सब पॉसिबल हुआ उस थंडर ट्रिब्यूलेशन की वजह से। जब भी कोई कल्टीवेटर इस परीक्षा को पास करता है, वो अपनी कल्टीवेशन के हायर लेवल को अचीव कर जाता, और ज़्याफान के पास तो ऑलरेडी तीनों कल्टीवेशन पाथ का नॉलेज था। यहाँ पर हम ज़्याफान का एक नया फॉर्म देख पाते हैं। वो कल्टीवेशन की जर्नी में काफी आगे जा चुका था। समय को पीछे मोड़ना, तबाही को पलटकर बाहर खिला देना, ये कोई मामूली बंदा नहीं कर सकता। ये वही ज़्याफान है जिस पर डीमन होने के इल्जाम लगाए, जिसे इस दुनिया ने हर एक खुशी से दूर रखा, मगर आज उसी शख्स ने इन लोगों को बचाया था। ज़्याफान की कठिनाइयों को देख हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी मुश्किलों को खुद पर हावी मत होने दो। उन पर रोने की बजाय उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अपनी कामयाबी से करारा जवाब दो। अब ये सीन यही पर कट होकर हम जियो को देख पाते हैं, जो कि अपने माइंड स्पेस में अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रही थी। उसे लगता है कि प्यार करना जुर्म है, और उसने एक ऐसे बंदे को अपना दिल दिया जो कि इस पूरी दुनिया का दुश्मन था। तो अब उसे इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। उसे अपने सामने से एक लीडर डाओ जुआन नजर आ रहे थे, जो कि उसे गुस्से में पूछते कि बताओ, क्या तुम्हें अपने गुनाह कबूल है? जिस पर जियो कोई जवाब देने से पहले ही मास्टर डाओ जुआन उससे कहने लगे कि तुमने अपनी सेल्फिश डिजायर के खातिर उस डीमन से मोहब्बत करने का जुर्म किया। वो जीशुआन सोड को ब्रेक कर रहा था, तो तुमने हमारे एंशिएंट ट्रेजर को बचाने के बजाय उस डीमन की मदद की। तुम्हारी वजह से हमारी जीशुआन सोड उस डीमन को पनिश नहीं कर पाई। तो बताओ, क्या तुम्हें अपना ये जुर्म कबूल है? जिस पर जियो कहने लगी, मास्टर मैं जानती हूँ कि मैंने ज़्याफान का साथ दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो मुझे सजा दीजिए, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। और उतने में उसे अपने मास्टर नजर आती हैं, जो कि जियो से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पता है मेरी इस सोड को टियानशान नाम क्यों दिया गया? मगर जियो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी मास्टर क्यू से बताती है कि 800 साल पहले एल्डर कुजिन ने इस सोड को एक सेलेस्टियल आयरन का यूज करके फोर्ज किया था। इस तलवार में थंडर और विंड को स्प्लिट करने की ताकत थी, और इसी से टियानशान सोड ने अपना सोड इंटेंट हासिल किया। इस तलवार का दिल इतना ज्यादा शार्प है कि किसी भी इवल का खात्मा कर सकती। ये तलवार कभी किसी का गुलाम बनना नहीं चाहती थी। इसने कभी अपना कोई मास्टर नहीं चुना, क्योंकि टियानशान हमारी एबिलिटीज और पावर्स को चेक नहीं करती, बल्कि वो तो हमारा दिल देखती है। मैंने इस सोड को हासिल तो किया, मगर ये सोड कभी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, मानो उसे किसी और की ही तलाश थी। और फिर जिस दिन मेरी पहली बार तुमसे मुलाकात हुई, उसी दिन टियानशान ने हरकत की। उसने तुम्हारे दिल को पसंद किया था, तो मैं तुरंत समझ गई कि शायद मेरी टियानशान सोड को तुम्हारा ही इंतजार था। ये सब सुनकर तो जियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पर मास्टर ने टियानशान को अपनी म्यान से बाहर निकाल लिया। वो तलवार वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग और रिलीज कर रही थी। मास्टर क्यों कहने लगी कि टियानशान किसी महाशक्तिशाली बंदे के सामने सिर नहीं झुकाती। वो तो बस उसी पर्सन को दिल से एक्सेप्ट करेगी जो कि अपने इरादों का मजबूत और नेक दिल हो, एक ऐसा पर्सन जो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। और अब उन्होंने टियानशान को जियो को ऑफर किया। वो कह रही थी कि इस तलवार के साथ तुम किसी भी इल्यूजन से बाहर निकल पाओगी। और उतने में जियो की आंख खुल गई। उसने जो कुछ भी देखा वो उसके भ्रम और पुरानी यादें थी। वो अपने टियानशान सोड में अपना रिफ्लेक्शन देखती है, मगर टियानशान को नहीं लगता कि जियो ने ज़्याफान का साथ देकर कोई गलत काम किया। जिसके बाद हमें किंगमिंग सेक्ट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर शाओ सबको बता रहा था कि उस दिन हुई ग्रेट बैटल में बीस्ट गॉड हमारी जीशुआन सोड से बुरी तरह से घायल हुआ था, मगर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। उसे पता है कि हमारे राइचस सेक्ट उस जंग की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुके, इसलिए हो सकता है कि वो दोबारा से खुद को हील करके वापस आ जाए। जिस पर मास्टर टियान कह रहे थे कि हाँ मुझे भी इसी बात का डर है। तो शाओ कह रहा था कि फिलहाल हमारी सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी, ऐसे में अगर हम पर एक और हमला हुआ तो हम उसे बिल्कुल भी झेल नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक हमारी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती तब तक मैं चाहता हूँ कि कोई भी एल्डर किंगमिंग माउंटेन को छोड़कर ना जाए। अगर एल्डर्स यहाँ पर मौजूद होंगे तो हमारे पास सर्वाइव करने का
का मौका रहेगा। साथ ही हमें नहीं पता कि वो बीस्ट गॉड फिलहाल कहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कुछ एलाइट डिसाइपल उसके ट्रेसेस ढूंढे, उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करे। अगर हमें उसकी सिचुएशन का अंदाजा लग जाए तो हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। जो सुनकर जियो तुरंत ही आगे आकर शाओ को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि मैं इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। जो देखते साथ ही जिंग भी आगे आकर बताने लगा कि मैं भी सीनियर जियो के साथ जाना चाहूंगा। तो शाओ ने इन दोनों को परमिशन दे दी। इधर एल्डर टियान और क्यू सेक्ट लीडर के डाओजुआन के खाली आसन को देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गए। जीशुआन सोड के बैकलैश की वजह से वो अब इन सबसे दूर रहने लगे थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें टियानियन टेम्पल दिखाया गया, जहाँ पर एक नई सुबह हो चुकी थी। ज़ेफ़ान ने भी अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। यहाँ के शांति भरी माहौल को देखकर उसे सुकून मिला, जिसके बाद वो सीधे टियानियन टेम्पल के सामने पहुँच जाता है, जहाँ पर कई सारे मॉन्क्स प्रेयर्स के लिए बैठे हुए थे। साथ ही मास्टर पुजिंग ने एक और मॉन्क को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। वही दूसरी तरफ जियो देखते ही कि उसकी मास्टर तेज बारिश होकर भी कमरे में नहीं आ रही, तो जियो तुरंत ही उसकी मास्टर से बात करने पहुँच जाती है। उसे इतना तो पता था कि उसकी मास्टर उससे नाराज होगी। उनके लाख बार मना करने के बावजूद भी जियो ज़ेफ़ान के लिए फीलिंग्स को मिटा नहीं पाई थी। उतने में ही मास्टर क्यू से कहने लगी कि तुम्हें बीस्ट गॉड की तलाश करनी है। ये काम काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बताओ फिर मैं क्या करूँगी। तुम तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचती। जिस पर जियो कहने लगी कि मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र हो रही है, मैं इसे हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकती। अगर कुछ करना ही नहीं तो फिर दिन रात एक करके प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। मैं कल्टीवेट इसीलिए करती हूँ ताकि इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जिस पर मास्टर की उससे पूछने लगी कि क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है। तो जियो ने बताने लगी कि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने जीशुआन सोड को ब्रेक होते हुए देखा लेकिन कुछ कर न पाई। मैंने मेरे सेक के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन इस गलती की भरपाई करने के लिए मुझे इस मिशन पर जाना पड़ेगा। उस बीस्ट गॉड को खत्म करके मैं अपने किए गए फैसलों को ठीक कर सकती हूँ। भले ही मैं माफी के लायक नहीं, मगर मैं अपने सेक के लिए थोड़े एफर्ट्स तो लगा ही सकती हूँ। और उतने में मास्टर ने उसे अपनी अम्ब्रेला दे दी। वो कहती ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। बस एक बात याद रखो, ना ही कभी अपने सेक्ट को फेल करना और ना ही अपनी सोड को। जिसके बाद हमें दोबारा से टियानियन वैली का सीन दिखाया गया। पहले इसी जगह पर टियानियन टेम्पल का सबसे कीमती ट्रेजर यानी कि वर्डलेस जेड वॉल थी, मगर ज़ेफ़ान के अंदर पनप रही इवल पावर को सप्रेस करते हुए वो दीवार ब्रेक हो गई। ज़ेफ़ान को इस बात का काफी ज्यादा अफसोस था। तभी मास्टर पुजिंग जेड वॉल के पीसेस उठाकर कहने लगे कि जेड वॉल कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा कारगर थी। इसका एक ही काम था जो कि है दूसरों की मदद करना, और इसी जेड वॉल ने तुम्हें बचाने का फैसला लिया था, जिसमें वो ब्रेक हो गई, मगर उसने अपना काम कर दिखाया। इसलिए अब हमने फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो जेड वॉल के ब्रेक होने का जरा भी पछतावा नहीं। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था, तो भला एक मॉन्क को अपने फैसले पर रिग्रेट कैसे हो सकती। और मैं चाहता हूँ कि जूनियर ज़ेफ़ान भी इस बारे में सोचकर खुद को परेशान ना करे। तो ज़ेफ़ान उनकी हर एक हेल्प के लिए पूरे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर ज़ेफ़ान ने एनलाइटनमेंट हासिल की थी और अपनी इवल पावर को भी खत्म कर दिया। वो कहता है मास्टर, मैं आपसे अलविदा कहने आया हूँ, प्लीज मुझे अपनी ब्लेसिंग दीजिए। जिस पर मास्टर पुजिंग कह रहे थे कि अगर तुम अलविदा कहने आए हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने पहले ही अपना मन बना लिया, इसलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कह नहीं सकता। मगर तुमने एनलाइटनमेंट हासिल की है तो तुम हमारे साथ रुककर बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हो। जिस पर ज़ेफ़ान कह रहा था मास्टर, सिर्फ आप ही की वजह से मैंने एनलाइटनमेंट हासिल की और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन भले ही मैंने इस दुनिया को थोड़ा बहुत समझ लिया, मगर अभी तक इसके पूरे इमोशंस को देखना बाकी है। बुद्धिज्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें इस संसार की सारी अटैचमेंट को तोड़ना पड़ता है, और वही एक चीज है जो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। मैं अटैचमेंट को ब्रेक नहीं कर सकता। हमारी इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जिनके साथ रहते हुए हमारे दिलों में प्यार, नफरत, गुस्सा, जलन ऐसे कई सारे इमोशंस उमड़ते रहते, और इन्हीं इमोशंस को हमने जिंदगी ये नाम दिया। तो अगर मैं इन्हीं सभी इमोशंस का त्याग कर दूं तो पता नहीं मैं क्या बन जाऊंगा। मैंने आज तक न जाने कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया और उसी के चलते मुझे इनलाइटनमेंट हासिल हुई। अगर मैं उन्हीं इमोशंस को सैक्रिफाइस करूं तो हो सकता है कि मैं खुद कौन हूँ ये भी भूल जाऊं। मास्टर पुजिंग भी ज़ेफ़ान के दिल की सारी बातें समझ गए थे। वो कहते हैं कि तुमने सबसे
सबसे हटकर अपनी एक पाथ बनाई जो कि सभी टीचिंग से अलग है। तो अब मैं भी तुम पर बुद्धिज्म को ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिस पर ज़ेफन कह रहा था कि अगर सच बताओ तो मैं आपको अलविदा नहीं कहना चाहता। मुझे लगता है कि हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। आपसे दूर जाते वक्त मेरे दिल में तूफान उठा, लेकिन वो इस दुनिया में चल रही हलचल के मुकाबले कुछ भी नहीं। सच बताओ तो आपके टियानियन टेम्पल का सुकून मुझे पसंद आया था, लेकिन मैं अपने सफर को यहीं पर नहीं रोक सकता। इसलिए भारी दिल से ही क्यों ना हो मुझे आपसे दूर जाना होगा। वही दूसरी तरफ जियो और जिंग अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। बीस्ट गॉड के साथ क्या हुआ यही जानना उनका मकसद है। वही दूसरी तरफ उस छोटे से मॉन्क फार्मिंग ने जैसे अपने रूम का डोर ओपन किया, उसे अपने सामने द ग्रेट ब्रह्मा विजडम नजर आता है। फार्मिंग की शुरू से ये इच्छा थी कि वो इस विजडम को प्रैक्टिस करे ताकि वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए जरूरतमंदों की मदद करे। तो ज़ेफन की तरफ से ये उस बच्चे के लिए एक तोहफा था। और इसी के साथ जेड डायनेस्टी का सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।